नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का और चुनाव से पहले एक बड़ी खुशखबरी यहां पर देखने को मिल रही है। और चुनाव से पहले पहाड़ वासियों को एक बड़ा तोहफा इस दौरान दिया गया है और प्रदेश को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया गया है। चुनाव से पहले एक बड़ा तोहफा पहाड़ वासियों के लिए ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत की तरफ से ये कहा गया 200 यूनिट अब करके बिल में 50% छूट पहाड़ वासियों को इस दौरान ये बड़ी राहत मिलने जा रही है। बड़ा तोहफा इस दौरान और साथ ही साथ इससे बहुत हद तक राहत मिलेगी। चुनाव से पहले ये एक बड़ा फैसला, बड़ा तोहफा पहाड़ के लोगों के लिए, प्रदेश को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान यहां पर किया गया है। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने यह ऐलान किया है और बड़ी राहत दी है। 200 यूनिट करके आप यहां पर राहत दी गई है। एक बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ा तोहफा आम लोगों के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, और प्रदेश को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया गया है। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने इसको लेकर के ऐलान किया है। और जैसा कि अब बिजली को लेकर के लगातार आप अलग अलग प्रदेशों के अंदर ये सियासत इसको लेकर के तेज है, तो ऐसे में पहाड़ वासियों को भी एक बड़ा तोहफा इस दौरान दिया गया है। तो चुनाव से पहले पहाड़वासियों के लिए एक बड़ी पेशकश, उनके लिए एक बड़ा तोहफा, प्रदेश को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान। और इसको लेकर के ऊर्जा मंत्री की तरफ से इस पर ऐलान किया गया है। हरक सिंह रावत ने इसको लेकर के ऐलान किया है 200 यूनिट करके बिल में 50% छूट इस दौरान दी जाएगी और पहाड़वासियों को यह तोहफा इस दौरान दिया गया है। तो यहां अगर आप नियंत्रित बिजली का उपयोग करते हैं तो उसमें आपको बहुत हद तक छूट मिलने जा रही है। प्रदेश को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान ऊर्जा मंत्री के द्वारा किया गया। वहीं नैनीताल से सांसद अजय भट्ट के घर में खुशी का माहौल है और अजय भट्ट को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। 2 साल के लंबे इंतजार का उनको यहां फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। अजय भट्ट के सामने विकास की एक बड़ी चुनौती होगी, कड़ी चुनौती होगी, और कैसे विकास के रास्ते को आगे मजबूत करना है। और उत्तराखंड से जब उनको चुना गया है तो ऐसे में पहाड़ के लिए क्या वो बड़े काम कर पाते हैं, देश के लिए क्या कर पाते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन इस दौरान कड़ी चुनौती उनके सामने जरूर होगी। लेकिन कल जब शपथ उन्होंने ली तो उसके बाद से खुशी का माहौल भी है, जश्न का माहौल भी है। और नैनीताल से सांसद हैं अजय भट्ट, जिनके घर में खुशी का माहौल है और जाहिर तौर पर होना भी चाहिए। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट के आप सामने क्योंकि एक कड़ी चुनौती भी है, क्योंकि इस कार्यकाल में आप मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनकर के काम करना, और खास करके ये कहा जाता है कि जिस रफ्तार के साथ मोदी की चाल है उसमें कदम ताल करना जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनके लिए बड़ी चुनौती हो जाता है। सांसद अजय भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री आवास से आप आ रहे हैं, सुबह प्रधानमंत्री साहब की मुलाकात हुई है और जिस तरीके से मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें आपका नाम शामिल हुआ है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। किस तरीके से देखते हैं आप अपनी आगे की पूरी राजनीति की पारी? देखिए, जब कोई सूचना ठीक से आ जाए, ओत हो जाए, तभी कुछ कह पाऊंगा मैं आपको। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता को फील्ड में लगाइए, कार्यकर्ता को कहीं आप सरहद पर लगाइए, सीमाओं पर लगाइए। कार्यकर्ता कार्यकर्ता की तरह हम काम करते हैं, चाहे कोई मंत्री बने, चाहे कोई संगठन। तो नैनीताल से सांसद अजय भट्ट के घर में खुशी का माहौल है और साथ ही साथ एक लंबा इंतजार भी हालांकि उन्होंने किया है। और शुरुआत में माना जा रहा था कि जब दूसरा कार्यकाल मोदी सरकार का था तो उस वक्त जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तो ये माना जा रहा था कि उस वक्त भी अजय भट्ट को जगह मिल सकती है, लेकिन उस वक्त ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन आज के समय में संभव हो पाया है। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है जहां पर बोर्ड परीक्षा को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। बोर्ड के सभी छात्रों को पास नहीं किया जाएगा। 10वीं से 30% और 11वीं से 30% जोड़े जाएंगे अंक। मिड टर्म एग्जाम और यूनिट टेस्ट के भी अंक जोड़े जाने हैं। 31 जुलाई को बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी और बोर्ड के सभी छात्रों को पास नहीं किया जाएगा। यह स्पीच बड़ी खबर सामने आ रही है। 10वीं से 30% और 11वीं से 30% जोड़े जाएंगे अंक।
मिड टर्म एग्जाम और यूनिट टेस्ट के भी अंक जोड़े जाएंगे और कुल मिलाकर के इसमें अंक जोड़ने के बाद देखा जाएगा और 31 जुलाई को रिजल्ट की घोषणा भी की जानी है और इसको लेकर के जानकारी सामने है। दरअसल बोर्ड के सभी छात्रों को पास नहीं किया जाएगा, इस बीच ये जानकारी मिल रही है। वहीं देहरादून राज्य में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है और देहरादून में जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है और पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से मौसम में बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है उसको लेकर के ये खबर है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, देहरादून से जानकारी सामने आ रही है और साथ ही साथ आपको बताएं कि पूरे प्रदेश के अंदर मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इसको लेकर के ये खबर सामने है। 24 घंटे में भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं कई जिलों में भारी बारिश के आसार भी हैं और इसको लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर में बारिश की संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं और इसको लेकर के अलर्ट पहले ही जारी किया जा चुका है। लेकिन अब देखना यही है कि इस अलर्ट के साथ ही प्रशासनिक अमला क्या तैयारी करता है, पहले से क्या तैयारी की जाती है ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन 24 घंटे में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। नैनीताल से खबर, जहां हाईकोर्ट में कोविड के मामलों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई है। अपने निर्णय पर विचार करे सरकार, यह हाईकोर्ट ने कहा है। वीकेंड पर लॉकडाउन करने पर सरकार सोचे। हाईकोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया, आने जाने वाले पर्यटकों की जांच और रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया जाए। कितने सीएचसी में डॉक्टर हैं या नहीं हैं, राज्य में कितने लोगों को वैक्सीन लगी है, यह इस दौरान हाईकोर्ट ने सवाल किया। 26 जुलाई तक वैक्सीनेशन पर रिपोर्ट मांगी गई है। चारधाम यात्रा का लाइव प्रसारण का स्टेटस क्या है, इसके बारे में भी हाईकोर्ट की तरफ से पूछा गया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है, जिसको लेकर के अब देखना यह होगा कि क्या कोर्ट के समक्ष दलीलें दी जाती हैं, क्या अपना पक्ष रखा जाता है। लेकिन फिलहाल इस दौरान जो प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारियां की गई हैं, क्या उसको लेकर के, चाहे वो वैक्सीनेशन का काम हो, कितने लोगों को अभी तक वैक्सीन की डोज उपलब्ध हो पाई है, साथ ही साथ कितने लोगों की टेस्टिंग हो पा रही है, जितने पर्यटक आ रहे हैं क्या उनका टेस्ट किया जा रहा है, ऐसे कई सवाल हैं जो कि हाईकोर्ट के द्वारा उठाए गए। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बाद आप सभी का स्वागत है और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताएं कि देहरादून से खबर, जहां सीएम धाबी ने वीर शहीदों को नमन किया है और शौर्य स्थल को लेकर के सुझाव मिले हैं, उस पर विचार करेंगे, ये इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है। सैन्य धाम का भी जल्द काम शुरू हो जाएगा, इस पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी है। सीएम धाबी ने वीर शहीदों को नमन किया है, उनको याद किया है। शौर्य स्थल को लेकर के सुझाव मिले हैं, उस पर भी विचार करेंगे, उस पर भी काम करेंगे। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी है। लेकिन वीर शहीदों को इस दौरान याद किया है मुख्यमंत्री ने और साथ ही साथ उनको नमन किया है। शौर्य स्थल को लेकर के भी सुझाव मिले हैं। ये मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार आप शौर्य स्थल को लेकर के आप सुझाव अलग अलग तरीके से सामने आए हैं, मिले हैं हम तक और उस पर विचार किया जा रहा है। तो सीएम धाबी ने वीर शहीदों को नमन किया है, ये इस बीच जानकारी, जहां शौर्य स्थल को लेकर के सुझाव मिले हैं, उस पर विचार करके उस पर आगे काम करेंगे। सैन्य धाम का भी जल्द काम शुरू किया जाएगा, ये भी मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा है। तो शौर्य स्थल को लेकर के सुझाव मिले हैं, उस पर विचार करेंगे। सैन्य धाम का भी जल्द ही काम शुरू हो जाएगा, ये इस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। सीएम धाबी ने वीर शहीदों को नमन किया है, उनको याद किया है और वीर शहीदों के आप याद करते हुए उनके द्वारा जो उनका योगदान रहा है उसको भी याद किया गया।
और वहीं बढ़ती महंगाई अपने चरम पर है और चाहे वो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हो या घरेलू गैस सिलेंडर के कीमतों में उछाल हो, इसको लेकर के हमारे संवाददाता ने बात की है। पेट्रोल डीजलों के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है और इसका सीधा सीधा नुकसान आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। अनुमान आप देखते होंगे कि राजधानी देहरादून का वो मुख्य पेट्रोल पंप है जहां बेहद ज़्यादा संख्या में जो वाहन हैं वो आते हैं, पेट्रोल भराते हैं, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजलों के दामों में बढ़ोतरी हुई है तो कहा जा सकता है कि जो लोग हैं वो भी इससे काफ़ी परेशान हैं और लोगों को भी इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि बड़ा खामियाजा लोगों को इसके लिए भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं उससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाई साहब, पेट्रोल डीजलों के दाम बढ़े हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं आप लोग? हाँ भाई बता, ये बताओ। जो रेट बढ़े हैं आप लोगों के, कुछ हुआ उससे, कुछ नुकसान हो रहा है? आपको दिक्कतें आ रही है इससे? काफ़ी नुकसान क्या भाई जी, चल रहा है बस। मतलब महंगाई से आपको अच्छा लग रहा है? कम से कम क्या अच्छा है यार, तेल बढ़ रहा है, क्या अच्छा है। वही तो पूछ रहे हैं कि बुरा तेल बढ़ रहा है, कैसा लग रहा है? अब तो भाई जी झेलना पड़ रहा है, क्या करें। परेशान है पेट्रोल के दामों से? तो सभी तो है। कहा जा सकता है कि परेशान ज़रूर हैं, लेकिन लोग कहने से कहीं ना कहीं कतराते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, तेल का दाम रोजाना बढ़ रहा है और अब तेल बहुत महंगा हो चुका, किस तरीके से आप लोग इसे देखते हैं? हमें क्या देखना है, परेशानी है, झेलनी पड़ेगी ना। परेशान है मतलब तेलों के दाम से? कम होने चाहिए तेलों के दाम? कम होने चाहिए। तो कहा जा सकता है कि जो लोग हैं वो चाहते ज़रूर हैं कि तेलों के दाम कम होने चाहिए और कहा जा सकता है कि जो ये पेट्रोल पंप है इसमें रोज़ाना कई गाड़ियां हैं जो तेल भरवाने आती थी, लेकिन क्योंकि दामों के बढ़ने से अब यहाँ जो भीड़ है वो भी कम नज़र आ रही है और रोज़ाना जो लोग ज़्यादा 500 तक का तेल अपनी गाड़ी में भरवाते। तो ये महंगाई को लेकर के आपने पूरी रिपोर्ट देखी है, हमारे संवाददाता ने ये ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है और साथ ही साथ महंगाई से लोगों का जब हाल बेहाल है तो उसको लेकर के अब बार बार सरकार के ऊपर लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। ये देख रहे हैं, इस आस में हैं कि कैसे इन सभी चीजों को व्यवस्थित किया जाता है, कैसे बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र की सरकार काम करती है और कैसे अलग अलग राज्यों के अंदर भी जो आम जनता त्रस्त है बढ़ती महंगाई को लेकर के परेशानियां हैं, चाहे वो टैक्स के रूप में हो, क्योंकि इसमें बहुत हद तक जो हिस्सा होता है पेट्रोल डीजल के दामों का में जो इजाफा हम देख रहे हैं उसमें कर होते हैं अलग अलग तौर पर, जिसमें चाहे वो राज्य सरकारों के द्वारा लगाए जाने वाले कर हों, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कर हों, तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग कर मिला करके ये जो दाम है वो तेजी के साथ बढ़ जाते हैं और इसमें दिनों दिन इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब आम जनता को एक ही आस है कि सरकार इस पर विचार करे, इस पर एक बार फिर से कोशिश करे कि कुछ हद तक महंगाई से राहत मिल पाए। लेकिन एक तरफ हमने देखा है कि कोरोना संक्रमण का एक मुश्किल भरा दौर जिससे जूझते हुए, जिसको पार करते हुए लोग अब आगे वापस अपना जीवन पटरी पर चलाने लगे हैं। कोशिश यही है कि वापस से सभी चीजें व्यवस्थित हो जाएं। महंगाई का असर लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर बोझ डालता हुआ नजर आ रहा है, उनके कंधों पर है ये महंगाई का बोझ, जिसकी वजह से एक बार फिर से जनता परेशानी में है। और ये कई लोगों का कहना है कि अभी हमारे रोजगार, हमारे जो काम धंधे थे वो बहुत हद तक प्रभावित हुए थे कोरोना संक्रमण के दौर में, बहुत हद तक नुकसान उस दौरान हुआ। लेकिन अब ऐसे में कैसे इन सभी चीजों से पार पाया जाए, क्योंकि वापस से जब हम अपने कामों की तरफ लौटने लगे हैं, वापस से कोरोना का प्रभाव कुछ हद तक कम हुआ है, तो उसके बाद अब बढ़ती महंगाई से जनता परेशान नजर आ रही है। उम्मीद यही है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द अपना कोई कदम उठाए और इस पर जल्द से जल्द विचार किया जा सके। लेकिन आपको ये तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं, देहरादून की एक ये ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, लेकिन कमोवेश देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसे ही हाल हैं। जनता का जो हाल है या जनता की जो बात है वो हर राज्य से कुछ इसी तरीके से निकल करके सामने आती है कि महंगाई से राहत कम से कम मिल पाए। इसके लिए चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से कोशिशें हों या फिर केंद्र सरकार की तरफ से। और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय का अब इस दौरान शुभारंभ किया है और मुख्यमंत्री इस दौरान इस कार्यालय में पहुंचे, शुभारंभ किया। मंत्री गणेश जोशी, धन सिंह रावत इस दौरान मौजूद रहे। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया है।
तो मंत्री गणेश जोशी, धन सिंह रावत इस दौरान मौजूद रहे। ये स्पीच बड़ी खबर, मुख्यमंत्री धाबी ने मुख्यमंत्री कैंप का शुभारंभ किया है और साथ ही साथ मंत्री गणेश जोशी, धन सिंह रावत भी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीएम धाबी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का इस दौरान शुभारंभ किया है। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए उन्होंने इस कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया, जिस दौरान उनके साथ कई और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। साथ ही साथ ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, छोटी सी बच्ची को तिलक लगाते हुए वो नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ पूरी विधि विधान के साथ इस कार्यालय का शुभारंभ उन्होंने किया है। और कोशिश यही होगी कि इस कार्यालय से, कैंप कार्यालय जो बनाया गया है, जिसका शुभारंभ किया गया है, जो कि आप तस्वीरों के जरिए देख भी रहे हैं, जनता की जो परेशानियां हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, हर जगह से वो सुन सकें और उनका निराकरण भी कर सकें। और यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बात कड़वी है लेकिन सच है कि जरूरत पड़